हमें उन विभाजनकारी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है जो भारत को भूभाग के आधार पर बांट रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से नॉर्थ वर्सेस साउथ का नैरेटिव खड़ा किया गया, कभी भाषा के नाम पर, कभी जीडीपी कंट्रीब्यूशन के नाम पर, तो कभी परिसीमन के नाम पर देशवासियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश हुई है। जब देश की सबसे पुरानी पार्टी को लगा कि वे उत्तर भारत में लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उत्तर बनाम दक्षिण की घटिया राजनीति शुरू की। गांधी परिवार ने अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए दक्षिण भारत की तारीफ की पुल बांधने शुरू की। 2020 में रघुराम राजन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने तर्क दिया कि सदर्न स्टेट्स बेहतर काम कर रहे हैं क्योंकि वहां पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इशारों में उत्तर भारत के प्रशासन को नीचा दिखा दिया। 2021 में केरलम के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने कहा कि 15 साल उत्तर भारत में सांसद रहने के बाद केरलम आना रिफ्रेशिंग है क्योंकि यहाँ लोग डिटेल में रुचि लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने इस परिवार को आंखों पर बिठाया, राजनीतिक जमीन खिसकते ही वही उत्तर भारत उनके लिए अचानक बुरा हो गया। और जब राष्ट्रीय जनाधार खिसकने लगा तो नया पैतरा अपनाया गया, क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से लड़ा देना। इसी के तहत हिंदी भाषी राज्यों को काउ बेल्ट और बीमारू बोलकर उत्तर भारत के लोगों को नीचा दिखाया गया। आर्थिक योगदान का हवाला देकर भारत के दो टुकड़ों की बात करना एक ट्रेंड बना दिया गया। अरे भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक का जीडीपी और टैक्स में बड़ा योगदान है, ये सच और इसे पूरे भारत को गर्व है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तेजी से उभर रहा है। इसके अलावा यूपी, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य पूरे देश को लेबर, मेन पावर, खनिज संपदा, कृषि उत्पादन देते हैं, जिससे दक्षिण के उद्योग चलते हैं। क्या आर्थिक अंतर का हल उत्तर भारत के लोगों को अपमानित करना है? भाषा और टैक्स के नाम पर देश के आर्थिक सहयोग को नफरत में बदलना घटिया राजनीति का प्रतीक है। अगर सांस्कृतिक एकता की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ उत्तर भारत का विषय नहीं था। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरलम के लाखों राम भक्तों का समर्पण इसमें शामिल था। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने यह साबित कर दिया कि भारत की आत्मा सांस्कृतिक रूप से हमेशा एक थी और एक ही रहेगी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान भारत का निर्माण किया है, जहां एक तरफ देश को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ और हिंदी वर्सेस तमिल जैसे नफरत भरे पुराने औजार बचे हैं। इतिहास में 500 साल बाद भारत ने अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान और वैश्विक आत्मविश्वास को इतने बड़े स्तर पर पुनर्जीवित किया है। इसीलिए आज 15 अगस्त पर हमें केवल 1947 की आजादी की बात नहीं करनी है, बल्कि वोट बैंक, परिवारवाद के शॉर्टकट और देश को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटने वाली इस जहरीली सोच से भी हमेशा के लिए आजादी पानी है।